तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहरुख और आज हम डेरिवेशन ड्राइव करेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर के लिए। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर होता क्या है। तो जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर होता है उसमें पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, जो कि किसकी हेल्प से चलता है, क्रैंक शाफ्ट। जो क्रैंक शाफ्ट, यहाँ पर एक क्रैंक शाफ्ट लगी रहती है, जो कनेक्टिंग रोड से ऐसी कनेक्ट होती है। तो जब ये रोटेट करती है तो इसको रेसिप्रोकेटिंग करती है। तो अभी काम कैसे करता है, तो इसमें फ्रेंड्स जो है 3 प्रोसेस होती है। पहली सक्शन, कंप्रेशन, डिस्चार्ज। तो अब सक्शन में क्या होता है, सक्शन में जो एयर है, एयर इनलेट पोर्ट से एंटर करती है। अब जैसे ही एंटर करती है तो ये इस पिस्टन जो ये पिस्टन है इसको फोर्स करती है पीछे की तरफ। तो जिससे ये यहाँ पर ये जो पिस्टन है ये पीछे चला जाता है और एयर यहाँ पर पूरी तरीके से फिल हो जाती है। अब कंप्रेशन में क्या होता है, ये जो पिस्टन है ये राइटली मूव करता है, राइट की तरफ मूव करता है। अब जब ये राइट में मूव करता है तो एक फिक्स्ड वॉल्यूम फिक्स्ड है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही भर चुका है, लेट्स से V1 यहाँ वॉल्यूम हो गया। तो अब क्या होता है कि जब हम इनको कंप्रेस करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो V2 हो जाता है। और ये अब जब हम इसको कंप्रेस करेंगे एक फिक्स्ड वॉल्यूम पे, तो क्या होगा, इसके जो एयर का जो प्रेशर है, यहाँ का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा। अब कितना इंक्रीज़ होगा, अब देखिए फिर जो ये आउटलेट होता है कंप्रेसर का, यहाँ पर एक वॉल्व लगी रहती है। तो वो एक प्रेशर पे सेट होती है कि मतलब अगर जैसे मैंने 10 बार पे यहाँ सेट कर दिया, तो अब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो पिस्टन है ये शेयर को 10 बार तक कंप्रेस करेगा। 10 बार तक जैसे ही कंप्रेस हो जाएगी, फिर इसके बाद ये जो वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा। ये इस तरीके से वॉल्व होता है, यहाँ पे स्प्रिंग अरेंजमेंट, ये स्प्रिंग होता है, ये वॉल्व होता है। तो यहाँ से जैसे ही 10 बार होगा तो ये डिस्चार्ज, ये वॉल्व ओपन हो जाएगा और यहाँ से फ्लो होने लगेगा, यहाँ से। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस हो गई। पहली कौन सी, सक्शन, कंप्रेशन, डिस्चार्ज। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ, तो हो सकता है वीडियो का काफ़ी लंबा हो, इसलिए नेवर माइंड, मैं डिटेल में बताऊँगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब ये जो प्रोसेस है, इसमें 3 प्रोसेस के लिए हम जो है इसका वर्क डन निकालेंगे कि कितना वर्क डन करना पड़ा हमारे कंप्रेसर को किस प्रोसेस के लिए। तो इसमें मेनली जो है 3 प्रोसेस के लिए हम निकालेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस होती क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस होती है जिसमें जो टेम्परेचर हो वो सेम हो। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि T1 बराबर T2, तो ये टेम्परेचर जो है सेम है। तो टेम्परेचर सेम मतलब आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब हीट या टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर के अगर हो तो इस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस होती कैसे है, तो क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस तब होती है जब जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है, जैसे ये एयर है, वर्किंग फ्लूइड है, जब हमारी बहुत ही स्लो रिस्पांस होता है जब सिस्टम का। देखिए कैसे, जब एयर बहुत ही धीरे धीरे आ रही है, स्लोली आ रही है, धीरे धीरे एयर आ रही है, एब्रप्टली नहीं आ रही, धीरे धीरे एयर आ रही है, तो क्या होगा, उस कंडीशन में जो एयर का टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्रोसेस बहुत ही स्लो है। ठीक है, अगर फास्ट प्रोसेस होता तो क्या होता, फास्ट प्रोसेस होता तो हमारी प्रोसेस होती है कौन सी, आइसेंट्रोपिक। तो जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है वो एक्चुअली आइडियल प्रोसेस होती है, मेनली जो प्रोसेस होती है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, बट इन डेरिवेशन वी आर कंसीडरिंग दिस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, तो आइसेंट्रोपिक जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है। फास्ट प्रोसेस मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देके समझाता हूँ। फास्ट प्रोसेस होती है तो इसमें, तो आइसेंट्रोपिक मतलब क्या होता है, आइसेंट्रोपिक मतलब नो हीट ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर, ना हीट ट्रांसफ़र होगी ना मास। अब हीट ट्रांसफ़र किस कंडीशन में नहीं होगी, जब प्रोसेस बहुत फास्ट हो। प्रोसेस फास्ट मीन यहाँ से एयर आई, यहाँ से गई, यहाँ से एयर आई, यहाँ से गई, मतलब इस सिस्टम से जो ये एयर है उसमें जो हीट है उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है कि ये जो सराउंडिंग सिस्टम है इससे बाहर निकल सके, समझ रहे हो।
मतलब जो ये एयर आई अंदर बहुत ही फास्ट आई, ये रुकी नहीं ज़्यादा देर नहीं कर, ये सीधी आउटलेट से बाहर चली गई। तो ये जो प्रोसेस बहुत ही फास्ट हुई, तो इस सिस्टम से जो हीट ट्रांसफ़र होनी थी वो नहीं हुई। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा कंप्रेसर होता है उसमें जो प्रोसेस होती है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है। अब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होती है, तो जो ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होती है ये एक्चुअली ये मे बी आइसेंट्रोपिक हो सकती है, और मे भी कोई और प्रोसेस होती है। इसकी जो वैल्यू है वो डिफाइन नहीं होती है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब हम इसको डिज़ाइन करते हैं तो क्या होता है कि हम अकॉर्डिंग टू अपन सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। तो मेनली अब प्रोसेस में भी मीडियम स्लो हो सकती है, वेरी फास्ट भी हो सकती है। तो ये पॉलीट्रोपिक से डिपेंड करता है। इसमें जो एन की वैल्यू होती है ये डिसाइड करती है कि प्रोसेस फास्ट रहेगी और कैसी रहेगी प्रोसेस। तो इसमें ये गामा, ये आप फ्रेंड्स याद रख लीजिए कि आइसेंट्रोपिक में जो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, और इसमें पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में इसमें क्या होता है, पी वी टू दी पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। एन की वैल्यू 0 से 1.4 के में वेरी करती है, और इसमें गामा की वैल्यू 1.4 होती है, ठीक है। और जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है तो इसमें क्या होता है, इसमें P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये जो आइसोथर्मल के लिए प्रोसेस है। तो इसको डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये देख रहे हैं आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है PV इज इक्वल टू MRT, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि ये पूरी डेरिवेशन में यही फार्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो इसको और डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ नॉर्मल मैथ्स और कुछ फार्मूले हैं जो कि इस डेरिवेशन में यूज़ होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको ध्यान में रखें ताकि आपको कहीं ये ना लगे कि ये कहाँ से हो गया। तो ये नॉर्मल से ही जो है अपने फार्मूले हैं। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ए इंटू बी, अगर ये ए है ये बी है तो एरिया इज इक्वल टू ए इंटू बी। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ होता है। और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें ए से बी की रिस्पेक्ट में 1/x dx का, तो log 1 एक्चुअली इसको भी भूल जाइए, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो log x होता है। फिर अगर वैल्यू इंटीग्रेशन जो है ए से बी हो तो यहाँ पे ए से बी आ जाता है, तो बी यहाँ पहले रखते हैं, देन माइनस log a, तो यहाँ पहले ऊपर की वैल्यू फिर नीचे की वैल्यू रखते हैं माइनस के बीच में साइन लगा के। तो अब जो ये फार्मूला होता है log x माइनस log y का log x अपॉन y, ये जो फार्मूला होता है। और एक और लास्ट फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx होता है कितना, कि x 1 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, ठीक है। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने ये ड्रॉ किया है PV डायग्राम। ये क्या है, P प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए। तो इसमें क्या होता है, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे हमने प्रेशर दिया है, इस एक्सिस पे हमने वॉल्यूम दिया है। अब देखिए फ्रेंड, जैसा कि मैंने बोला था पहले, क्या होता है कि एयर पहले जो ये सिलेंडर है, इसके अंदर पहले कितना वॉल्यूम होगा, स्टार्टिंग में कितना, 0, क्योंकि कोई एयर ही नहीं गई। तो यहाँ पे जो है, अगर मैं यहाँ पे A डैश लिखूँ तो यहाँ पे A डैश, तो यहाँ वॉल्यूम जो होगा 0 होगा, वॉल्यूम 0 होगा, क्योंकि अभी हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं वो नो क्लियरेंस के लिए कर रहे हैं, नो क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो प्रेशर में भी P1 लेस देन P2 ही होगा, क्योंकि हम कंप्रेस करके P2 ही पहुँचाएंगे, इसलिए P1 यहाँ पर प्रेशर होगा। तो किसी भी P1 पे हमने क्या किया, एयर की सप्लाई की सिस्टम में, तो एयर की सप्लाई की हमने सिस्टम में, जैसे कि हमारा ये हो गया, तो यहाँ से एयर आना स्टार्ट हुई, तो क्या होगा कि एयर का जो वॉल्यूम है, अब जो वॉल्यूम में भी ये जो पिस्टन है ये पीछे जाएगा, तो यहाँ का ये वॉल्यूम बढ़ेगा, तो यहाँ आप देखिए, लेकिन प्रेशर सेम रहेगा, क्योंकि प्रेशर हम कंप्रेशन के बाद बढ़ाएंगे।
तो प्रेशर का पूरा सेम रहेगा। तो यहाँ पे आया, यहाँ से हमने कंप्रेशन चालू करना स्टार्ट किया यहाँ से ए से बी। तो ये देखिए वॉल्यूम पहले क्या था, 0 था, फिर यहाँ पे लेट्स से V2 पहुँच गया, सॉरी V1, ये वॉल्यूम पहुँच गया V1। तो पहले यहाँ था वॉल्यूम 0 था, जब ये पिस्टन पूरा पीछे पहुँच गया तो यहाँ पे जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया V1। अब देखिए, अब इसमें 3 कंडीशन है, या तो आइसोथर्मल, पॉलीट्रोपिक और आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक इज आइडियल प्रोसेस है, ऐसे कि मैंने बताया था। ये जो होती है ये रैपिड ऑपरेशन के लिए, ये स्लो ऑपरेशन के लिए, और ये मे बी रैपिड में भी स्लो, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम पे। तो यहाँ पे मैंने ये पीवी डायग्राम, ये देखिए ये इसने कंप्रेस किया। अब जब इसने कंप्रेस किया तो क्या होगा, कंप्रेस करने से इसका जो प्रेशर है, प्रेशर राइज होगा, प्रेशर में राइज होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, मैंने यहाँ बताया था कि ऐसे एक बार पे एयर आई तो यहाँ पर जो है 10 बार पे अगर ये सेट है तो ये 10 बार तक इसको कंप्रेस करेगा। तो मान लेट से 10 बार यहाँ हो गया, 10 बार होने के बाद हो गया। अब जैसे ही 10 बार होगा तो फिर क्या होगा कि ये यहाँ जो फिर प्रेशर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा ना, क्यों नहीं बढ़ेगा? प्रेशर तभी बढ़ता है जब रिस्ट्रिक्शन आता है। जब प्रेशर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अभी तक रिस्ट्रिक्शन था, इसको जाने के लिए जगह नहीं थी, जाने के लिए जगह नहीं थी, तो ये इसको दबाता जा रहा है, दबाता जा रहा है, दबाता जा रहा है। तो अब क्या होगा कि ये जैसे ही 10 बार पहुंचा तो ये जो वॉल्व है वो ओपन हो गई। जैसे ही ये वॉल्व ओपन हुई तो क्या होगा, वॉल्व ओपन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम जो है, जो एयर थी एयर धीरे धीरे ये वॉल्यूम देगी, ये ज़्यादा वॉल्यूम, ये कम है यहाँ पर, तो ये धीरे धीरे ये वॉल्यूम को खाली कर देगा, मतलब ये सिलेंडर को खाली कर देगा। सिलेंडर खाली कर देगा किस प्रेशर पे, P2 प्रेशर पे। अब P2 प्रेशर क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 10 बार पे ये खुल गया। जब ये खुल गया तो जैसे फिर इसको जब ये अपने आप जो है ये फ्लो होने लगेगा। तो ये है इसकी कंडीशन। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसा A, B, C, D और फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस A, B, C1, D फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, और A, B, C2, D फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा, C'1 या C'2, B'। तो इस तरीके से अब TS डायग्राम पे आ जाइए। TS डायग्राम, तो ये हो गया TS डायग्राम। अब TS डायग्राम में क्या होता है, हम किस के बीच टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच जो है डायग्राम बनाते, ग्राफ बनाते हैं। तो अब एंट्रोपी क्या है, टेम्परेचर तो आपको पता है। अब एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी होती है डिसऑर्डरनेस ऑफ द मैटर, डिसऑर्डरनेस ऑफ द मैटर कैसे, कि जैसे मान लीजिए क्या होता है, जैसे कि ये कप है, ठीक है, ये कप है, तो अब मैं इसको अगर मैं नीचे फेंक दूंगा और ये टूट जाएगा, तो इससे क्या होगा, इसके जो मैटर है, मैटर मतलब ये जो पार्टिकल से बना हुआ है, ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो मतलब इसकी एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि डिसऑर्डरनेस मतलब इसके जो अभी जो मैटर के मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में थे, पास थे, एक सेपरेट वे में थे, लेकिन अब डिसऑर्डर हो गए, एक यहाँ डला रहेगा, दूसरा वहाँ। तो इसी तरीके से एंट्रोपी को जस्ट समझ सकते हो आप कि डिसऑर्डरनेस होती है किसी चीज़ की, तो एंट्रोपी। अब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि P1 से V1 जो है, अब यहाँ पे प्रेशर धीरे धीरे, ये वॉल्यूम धीरे धीरे राइज हो रहा है। अब वॉल्यूम धीरे धीरे राइज हो रहा है तो मतलब क्या है कि अगर हम PV इक्वल MRT से देखें तो अब इसमें क्या है कि जो P है वो कांस्टेंट है, ये P देखिए, ये P पूरा कांस्टेंट है। अब P कांस्टेंट है लेकिन V बढ़ रहा है, यहाँ देखिए V बढ़ रहा है, तो क्या बढ़ेगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसी तरह देखिए P1 से पहले टेम्परेचर यहाँ था, अगर मैं यहाँ से देखूँ ये वाला टेम्परेचर यहाँ कुछ था, फिर यहाँ पर कुछ और टेम्परेचर है, मतलब ये ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब 3 कंडीशन है इसमें, आइसोथर्मल, आइसेंट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक। जैसे कि मैंने बताया था आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर सेम रहता है, जो इस पॉइंट पे है वही इस पॉइंट पे टेम्परेचर रहता है।
आइसेंट्रोपिक में क्या होता है, आइसेंट्रोपिक नो हीट ट्रांसफ़र नो हीट रिजेक्शन, मतलब जब जो चीज़ ऐसी है वैसी ही रहेगी, मतलब कोई डिसऑर्डरनेस ही नहीं आएगी उसमें। तो एंट्रोपी जो है, जो ये एंट्रोपी है वो सेम रहेगी। एंट्रोपी, यहाँ की जो एंट्रोपी है वो सेम रहेगी, इस पॉइंट पे जो एंट्रोपी है इस पॉइंट पे सेम, ठीक है। अब पॉलीट्रॉपिक्स में कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एन पे कि एन की क्या वैल्यू है। तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए फिर यहाँ पर जो है वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। एक फिक्स्ड अगर प्रेशर कांस्टेंट है तब, तो यहाँ पर जो है नीचे आने लगा धीरे धीरे, यहाँ पर जो T1 और जो टेम्परेचर था वो कम होने लगा। तो ये था आपका PV और TS डायग्राम। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी डेरिवेशन को समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझेंगे। ओके।